मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट द्वितीय, प्रथम प्रश्न पत्र, कंपनी लॉ। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने कंपनी और साझेदारी में क्या अंतर है ये किया था। आज नया चैप्टर है कंपनियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस और काइंड्स ऑफ कंपनीज। विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की कंपनियां बनाई जाती हैं। उन सभी कंपनियों को इस प्रकार क्या है वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है निर्माण या समामेलन के विधि के आधार पर प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन। निर्माण या समामेलन की विधि के आधार पर कंपनियों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है असमामिलित या अपंजीकृत कंपनियां, अनइनकॉर्पोरेटेड और अनरजिस्टर्ड कंपनीज। कोई भी संस्था या संगठन या कंपनी जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अथवा इससे पूर्व के कंपनी अधिनियमों के अधीन समामेलित या पंजीकृत नहीं है, वे असमामेलित या अपंजीकृत कंपनी कहलाती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अपंजीकृत कंपनी पद में निम्नलिखित संस्थाएं सम्मिलित हैं जिनका निर्माण भारत में लागू किसी भी विधान के अधीन किया गया है। जैसे नंबर 1 है कोई भी साझेदारी फर्म। नंबर 2 कोई भी सीमित दायित्व वाली साझेदारी। नंबर 3 कोई भी सहकारी समिति। नंबर 4 कोई भी समिति। और नंबर 5 है कोई भी अन्य व्यावसायिक संस्था। इनमें से कोई भी संस्था किसी भी समय अपना पंजीयन कंपनी अधिनियम के अधीन करवा सकती है। दूसरा प्रकार है निर्माण और समामेलन की विधि के आधार पर। दूसरा प्रकार है समामेलित कंपनियां, इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। समामेलित कंपनी से तात्पर्य किसी ऐसी कंपनी से है जिसका निर्माण किसी भी विधान के अंतर्गत हुआ है। ऐसी कंपनियां निम्न प्रकार से समामेलित हो सकती हैं। नंबर 1 शाही अधिकार पत्र के अधीन निर्मित कंपनियां, कंपनीज फॉर्म्ड अंडर रॉयल चार्टर। कोई भी कंपनी जो किसी शासक या प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्ति के द्वारा जारी किए गए शाही अधिकार पत्र के अधीन निर्मित की जाती हैं, उसे शाही अधिकार पत्र के अधीन निर्मित कंपनी कहा जाता है। इंग्लैंड में ऐसी कंपनियों के निर्माण का प्रचलन रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बैंक ऑफ इंग्लैंड नामक दोनों कंपनियां ऐसे उदाहरण हैं जो शाही अधिकार पत्र के अधीन बनाई गई हैं। नंबर 2 है समामेलित कंपनियों के अंतर्गत। दूसरा प्रकार है विशेष विधान के अंतर्गत निर्मित
कंपनियां या वैधानिक कंपनियां, कंपनीज फॉर्म्ड अंडर स्पेशल स्टैट्यूट और स्टैट्यूटरी कंपनीज, जो कंपनियां संसद अथवा किसी भी राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी विशेष विधान कंपनी अधिनियम के अतिरिक्त के अधीन निर्मित होती हैं, जो वैधानिक कंपनियां कहलाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, राज्य पथ परिवहन निगम आदि वैधानिक कंपनियों के उदाहरण हैं। वैधानिक कंपनियों का निर्माण सामान्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संचालन हेतु अथवा जन सामान्य के उपयोग की सेवाएं जैसे जल, विद्युत, परिवहन आदि के संचालन हेतु किया जाता है। ये हो गई विशेष विधान के अधीन निर्मित कंपनियां, मतलब भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्व के अधिनियमों के अलावा ये क्या होती हैं? ये कंपनियां विशेष विधान के अंतर्गत निर्मित की जाती हैं। ज़्यादातर क्या होता है, ये कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी देश की संसद अथवा किसी भी राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी विशेष कानून के अंतर्गत स्थापित की जाती हैं। और नंबर 3 है कंपनी अधिनियम के अधीन समामिलित कंपनियां, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। कानूनी अर्थ में कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम 2013 अथवा इससे पूर्व के कंपनी अधिनियमों के अंतर्गत समामिलित है। ऐसी कंपनी तब अस्तित्व में आती है जबकि कंपनी अधिनियम के अधीन एक निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत उसका पंजीयन करवा लिया जाता है, अर्थात उस अधिनियम के अंतर्गत उस कंपनी को समावेलन का या पंजीयन का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। ऐसी कंपनी अधिनियम के प्रावधानों तथा इस अधिनियम के अधीन अनुसूचित नियमों विनियमों द्वारा अभिशासित की जाती हैं। ऐसी कंपनी उन सभी क्रियाओं को कर सकती है जो कि उसके पार्षद सीमा नियम के क्षेत्र में सम्मिलित हैं। इस कंपनी अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अधीन निर्मित कंपनी के वे सभी लक्षण होते हैं जो वर्तमान कंपनी अधिनियम के अनुसार होने आवश्यक हैं। ऐसी जो कंपनियां होती हैं, ऐसी कंपनियां विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कार्य करती हैं। तो ये हो गई निर्माण या समामिलन की विधि के आधार पर प्रकार। दूसरा प्रकार है सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनियां, कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स। किसी भी सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी तथा एक व्यक्ति कंपनी को सीमित या असीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में समामिलित करवाया जा सकता है। अतः सदस्यों के दायित्वों के आधार पर इस अधिनियम के अधीन समामिलित कंपनियों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, अंशों द्वारा सीमित कंपनियां, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। अंशों द्वारा सीमित कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से होता है जिसके
सदस्यों को दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य की अदत्त राशि यदि कोई हो तो तक सीमित होता है। इस प्रकार किसी भी कंपनी को अंशों द्वारा सीमित कंपनी तब कहा जाता है जबकि इसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित किए गए अंशों के अंकित मूल्य की अनपेड राशि तक सीमित हो। ऐसी कंपनी के किसी भी सदस्य को उसके द्वारा धारित अंशों के मूल्य की अदत्त राशि से अधिक राशि के लिए कभी भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ऐसी कंपनियों में सदस्यों का दायित्व उनके अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। ऐसी कंपनियों को निजी कंपनी तथा सार्वजनिक कंपनी दोनों ही रूपों में समामिलित करवाया जा सकता है। यदि ऐसी कंपनी सार्वजनिक कंपनी के रूप में समामिलित करवाई जाती है तो उसके नाम के अंत में सामान्यतः लिमिटेड शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यदि उसका समामेलन निजी कंपनी के रूप में करवाया जाता है तो उसके नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग होता है। तो ये हो गया पहला प्रकार, अंशों द्वारा सीमित कंपनियां। दूसरा प्रकार है गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी से तात्पर्य एक ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्य उस कंपनी के समापन की दशा में वह राशि देने के लिए उत्तरदायी होते हैं जितनी राशि के लिए उन्होंने वचन या गारंटी दी है। तो गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की दशा में प्रत्येक सदस्य अपने द्वारा दी गई गारंटी की सीमा तक की राशि कंपनी के समापन के समय के लिए उत्तरदायी होता है। यह राशि वह समापन उद्देश्य के लिए देने हेतु उत्तरदायी होता है। जैसे उद्देश्य होते हैं ना, कंपनी के ऋणों को दायित्वों के भुगतान के लिए, कंपनी के समापन की लागतों, व्ययों अथवा शुल्कों के भुगतान के लिए। नंबर 3 है अंशों के आपसी अधिकारों में समायोजन के लिए इस राशि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रकार है सदस्यों के दायित्वों के आधार पर। तीसरा प्रकार है असीमित दायित्व वाली कंपनियां, कंपनीज विद अनलिमिटेड लायबिलिटीज। असीमित कंपनी से तात्पर्य एक ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं होती है, या अपने ऐसे कह सकते हैं जब किसी कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है तो वह कंपनी असीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाती है। ऐसी कंपनी का प्रत्येक सदस्य कंपनी के समस्त ऋणों या दायित्वों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, किंतु ऋणों या दायित्वों को चुकाने वाले सदस्य या सदस्यों को अन्य सदस्यों से अंशदान प्राप्त करने का अधिकार होता है। इस प्रकार असीमित कंपनी के सदस्यों का भी साझेदारी फर्म में साझेदारों की भांति असीमित दायित्व होता है। इस प्रकार साझेदारी फर्म में क्या होता है, प्रत्येक साझेदार फर्म के प्रत्येक कार्य के लिए, प्रत्येक हानि के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक उसी प्रकार इस कंपनी में भी क्या होता है, प्रत्येक सदस्य कंपनी के प्रत्येक दायित्व के लिए, कार्य के लिए
उत्तरदायी होता है। अर्थात कोई भी ऋणदाता किसी भी समय सदस्य पर ऋणों की वसूली के लिए व्यक्तिगत नाम से, अब देखिए आप इसमें एक चीज़ देखिए आप, असीमित कंपनी में क्या होता है, सदस्यों का भी साझेदारों की भांति असीमित दायित्व होता है, किंतु कोई भी ऋणदाता क्या है, किसी भी समय पर ऋणों की वसूली के लिए व्यक्तिगत नाम से वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। ऋणदाता को भुगतान प्राप्त न होने की दशा में कंपनी के समापन के लिए न्यायालय को आवेदन करना पड़ता है। तब न्यायालय अथवा कंपनी का समापक लिक्विडेटर सदस्यों को कंपनी के ऋणों, दायित्वों, कंपनी के समापन के खर्चों के भुगतान हेतु आवश्यक राशि के भुगतान के लिए अंशदान करने का आदेश दे सकता है। असीमित कंपनी में अंश पूंजी हो भी सकती है और नहीं भी। यदि किसी असीमित कंपनी में अंश पूंजी होती है तो कंपनी के सीमा नियम में अंश पूंजी की उस राशि, कुल अंशों की संख्या तथा उसके अंकित मूल्य का उल्लेख किया जाएगा जिनके साथ कंपनी अपना पंजीयन करवाना चाहती है। थैंक यू वेरी मच।